हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। माय नेम इज़ मुस्कान एंड आप देख रहे हैं आशीष तिवारी अपडेट यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन पॉलिटिकल थ्योरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। ठीक है, इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूँगी, तो वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको इस नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं, बात करते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। सबसे पहले बताना है कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में डिटेल से हमें बताना है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि लोकतंत्र क्या है। ठीक है, हम ये भी बोल सकते हैं कि लोगों का शासन लोगों के द्वारा लोगों के लिए ही लोकतंत्र कहलाता है। एक डेफिनेशन ये भी है, और एक और इसमें जो मैंने लिखी है वो देख लीजिए कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता का अंतिम स्रोत जनता के पास होता है। वो अंतिम स्रोत जनता ही होती है, जिसमें नागरिकों को अपनी सरकार चुनने और अपनी नीतियों को निर्धारित करने का अधिकार होता है। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता यही है कि इसमें समानता का, स्वतंत्रता का और न्याय का अधिकार, न्याय के सिद्धांतों पर ही आधारित होती है, जिसमें लोगों के पास समानता का अधिकार होता है, स्वतंत्रता का अधिकार होता है, न्याय के सिद्धांतों पर अधिकार होता है। कि समानता यह है कि जो महिलाएं और पुरुष उन दोनों को ही वोट देने का अधिकार होता है, कि दोनों में से किसी का मतभेद नहीं किया जाता है कि वो लोग वोट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो लोकतंत्र में नागरिकों को मतदान देने का अधिकार होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि लोगों के पास समान अधिकार होता है मतदान देने के लिए। ठीक है, वो अपने पसंद की सरकार का चयन कर सकती हैं, वो किसी को भी वोट दे सकती है, उनके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं होती है कि वो अपनी पसंद की सरकार को वोट नहीं दे सकती है। तो इसके अलावा लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, प्रेस की स्वतंत्रता होती है और कानून के समक्ष समानता जैसे अधिकार के महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, तो अब इसके सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। चलिए, तो लोकतंत्र के कई सिद्धांत हैं, जिसके कार्यान्वयन और विकास के अनुसार हमने विभिन्न पहलुओं को समझाते हुए इनमें से कुछ मुख्य सिद्धांत को लिए हैं। इसमें से हमारा फर्स्ट है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो इस सिद्धांत के अनुसार जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और जो उनके प्रतिनिधित्व उनके हितों के लिए अपनी नीतियाँ बनाते हैं, और ये आधुनिक लोकतंत्र का सामान्य प्रकार है। ठीक है, सेकेंड बात करते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या है, तो इसमें जनता सीधे नीतियों और कानूनों पे मतदान करती है। ये प्रणाली छोटे छोटे समुदाय या संगठनों में अधिक प्रभावी होती है, लेकिन बड़े बड़े पैमानों पर इसका लागू करना ना कठिन होता है। ठीक है, थर्ड बात करते हैं उदार लोकतंत्र, लिबरल डेमोक्रेसी। तो ये सिद्धांत नागरिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, मानवाधिकार, कानून का शासन, इस पर जोर देती है। ठीक है, इसमें स्वतंत्रता, न्यायपालिका, स्वतंत्र मीडिया और स्वतंत्र चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो उदार लोकतंत्र में ये चीज़ है, लेबर डेमोक्रेसी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ है हमारा समाजवादी लोकतंत्र, सोशलिस्ट डेमोक्रेसी। तो ये सिद्धांत समाज के साथ लोकतंत्र को जोड़ता है, समाजवाद के साथ लोकतंत्र को जोड़ता है। इसमें आर्थिक समानता, समाजवादी मूल्य, इन सबको बढ़ावा दिया जाता है, ताकि राजनीति को स्वतंत्रता को भी संरक्षित रखा जाता है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। फिफ्थ बात करते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो ये सिद्धांत लोकतंत्र और समाजवाद के मिश्रण पर, मतलब इन दोनों का जो मिश्रण है ना, उस पर आधारित है। तो इसमें जो आर्थिक संसाधनों का समान वितरण है, ठीक है, और सामाजिक कल्याण की नीतियां जो प्रमुख होती है, जबकि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को ये बनाए रखता है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद की यह डेफिनेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं कि पार्टी आधारित लोकतंत्र। तो पार्टी आधारित लोकतंत्र में क्या है कि इसमें जो राजनीतिक दलों की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण होती है।
राजनीतिक दल में जो अलग अलग पार्टियां होती हैं उनको हम राजनीतिक दल बोलते हैं। इंग्लिश में इन्हें पार्टीज बोलते हैं और हिंदी में इनको राजनीतिक दल बोलते हैं। ठीक है, जो ये विभिन्न दल हैं अपने कार्यक्रम के साथ ये चुनाव लड़ते हैं और ये जनता द्वारा ये चुने जाते हैं। ठीक है, इनका मतदान जनता ही करती है। 7th बात करते हैं संवैधानिक लोकतंत्र। तो संवैधानिक लोकतंत्र में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। इसमें संविधान को सर्वोच्च माना गया है, संविधान को सबसे पहले माना गया है और सरकार के सभी कार्य संविधान के अनुरूप ही होने चाहिए। आपके लिए क्वेश्चन है कि जो हमारे देश का संविधान है वो कब लिखा गया था और कब लागू किया गया था, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए लिखकर। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि जो ये सरकार के सभी कार्य संविधान के अनुरूप होने चाहिए। ये सिद्धांत अधिकारों की सुरक्षा और सरकार की सीमाओं को निर्धारित करते हैं। ये बात हमारे संवैधानिक लोकतंत्र में हमें बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि सहभागी लोकतंत्र। ठीक है, ये हमारा हो गया। सहभागी लोकतंत्र में क्या है? पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। तो इस सिद्धांत में जनता की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहन दिया जाता है, उनको आगे बढ़ाया जाता है। इसमें न केवल चुनाव बल्कि नीतिगत मामले में भी जनता की सीधे भागीदारी होनी जरूरी है। तो सहभागी लोकतंत्र में हमें यही बात बताई गई है कि जनता की जो व्यापक भागीदारी है उसको प्रोत्साहन दिया गया है। चलिए इसका निष्कर्ष देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो निष्कर्ष देख लेते हैं कि लोकतंत्र एक जटिल और बहुआयामी शासन प्रणाली है जिसमें जो विभिन्न सिद्धांत हैं, दृष्टिकोण इसमें शामिल होते हैं सिद्धांतों के। ये सिद्धांत लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं को उजागर करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। इसमें से जिसे एक लचीला और विविध प्रणाली बनाते हैं। ठीक है, इसमें हमें सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया और सांस्कृतिक संदर्भों में, मतलब सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से उनके बारे में हमें बताया जाता है कि उनको कैसे लागू किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं कि अधिकार के विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना करनी है। तो अधिकार के विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना करने से पहले हमें हर क्वेश्चन में सबसे पहले परिचय लिखना होता है, फिर उसके बारे में हम आगे बताते हैं। ठीक है, तो क्या है हमारे परिचय देख लेते हैं पहले एक बार। अधिकार एक सामाजिक और नैतिक अवधारणा है जो किसी व्यक्ति के विशेष कार्य करने या कुछ प्राप्त करने का नैतिक या कानूनी अधिकार देती है। अधिकारों का जो अवधारणा है वो विभिन्न सिद्धांतों पर आधारित है और इसके जो स्रोत हैं, ठीक है, इसके जो स्रोत हैं, प्रकृति है, उद्देश्य है, उसको समझाने की कोशिश करते हैं इन सिद्धांतों के माध्यम से। तो चलिए इसके सिद्धांत देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट सिद्धांत क्या है? हमारा फर्स्ट सिद्धांत है प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत, नेचुरल राइट्स थ्योरी। तो परिभाषा क्या है इसकी? ये सिद्धांत माना जाता है कि ये अधिकार प्राकृतिक है। जन्म से ही मनुष्य के साथ जो अधिकार होते हैं वो किसी भी सरकार या संस्था द्वारा प्रदान नहीं किए जाते हैं, बल्कि व्यक्ति के अस्तित्व की मूलभूत हिस्सा होती हैं। जैसे किसी का बर्थ हुआ है तो उसको जन्म से क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं, ये अधिकार उनको सरकार द्वारा दिए गए हैं या उनके जन्मसिद्ध अधिकार होते हैं, उनकी बात करते हैं। इनके विचारक कौन है? जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स। तो मुख्य अधिकार की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये थिंकर्स जो प्रमुख विचारक होते हैं इनके बारे में लिख के आ जाना कि ये प्रमुख विचारक हैं। ठीक है, और मुख्य अधिकार देख लेते हैं। जीवन का अधिकार होता है हमारे पास, स्वतंत्रता का अधिकार होता है और संपत्ति का अधिकार होता है। ठीक है, ये 3 अधिकार हमें जन्म से अधिकार मिलते हैं। ये कोई हमें सरकार या संस्था द्वारा दिए नहीं जाते हैं, ये हमें जन्म से ही मिलते हैं। तो ये व्यक्ति के अस्तित्व का मूलभूत हिस्सा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। सार्वभौमिक और अपरिवर्तनीय। इन अधिकारों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में नहीं किया जाता, क्योंकि ये है मनुष्य के पास जिसका भी जन्म से अधिकार होता है, ये हमें जन्म से प्राप्त होते हैं। जीवन का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है और संपत्ति का अधिकार है। तो ये इस अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता। इन अधिकारों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कानूनी अधिकार सिद्धांत, लीगल राइट्स थ्योरी।
देखो, इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार कानून द्वारा बनाए हैं, संरक्षित किए जाते हैं। अधिकार का अस्तित्व और उनका संरक्षण सरकार और कानून प्रणाली पर निर्भर करता है। तो इनके विचारक कौन से हैं? प्रमुख विचारक जॉन ऑस्टिन्स, जैरमे बेंथम। ठीक है, विशेषताएं देख लेते हैं इनकी। प्रमुख विचारक जरूर लिखते रहिएगा, इसका क्वेश्चन जो आंसर का इंप्रेशन है वो अच्छा लगता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विशेषताएं देख लेते हैं इनकी कि अधिकार केवल वही होते हैं इनको कानून मान्यता देती है, जिनका उल्लंघन करने से कानूनी दंड प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। थर्ड बात करते हैं कि सामाजिक अधिकार सिद्धांत। ठीक है, सोशल राइट्स थ्योरी, परिभाषा क्या है इसकी? यह सिद्धांत अधिकार को समाज के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में देखता है। यह अधिकार सामाजिक मान्यता स्वीकृति से उत्पन्न होती है। इनके प्रमुख विचारक कौन है? चलिए देख लेते हैं, हॉलैंड, लॉस्की, टोनी। ठीक है, तो ये जरूर लिख कर आइएगा कि इनके विचारक कौन कौन है। चलिए विशेषताएं देख लेते हैं। तो विशेषताएं क्या है कि अधिकारों की जो उत्पत्ति है वो समाज की आवश्यकता और अपेक्षाओं से होती है। जो अधिकार व्यक्ति और समाज के बीच के संबंधों पे ये अधिकार जो है ये समाज के बीच के संबंधों पे आधारित है, व्यक्ति के समाज के बीच के संबंधों को जोड़े रखता है। ठीक है, फोर्थ है हमारा संपत्ति अधिकार सिद्धांत, प्रॉपर्टी राइट्स थ्योरी। तो इसकी परिभाषा ये है कि ये सिद्धांत मानता है कि संपत्ति जो अधिकार है ये व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और अन्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ ये जोड़े रखता है। ठीक है, तो इसके विचारक कौन है? जॉन लॉक है। विशेषताएं देख लेते हैं इसकी। विशेषताएं क्या है? जो संपत्ति का जो अधिकार है ये प्राकृतिक और कानूनी अधिकार दोनों के रूप में देखा जाता है। प्राकृतिक, जैसे मैंने अभी बताया था कि प्राकृतिक रूप से जो मनुष्य को जन्म से अधिकार प्राप्त होता है वो जीवन का अधिकार होता है, स्वतंत्रता का अधिकार होता है और संपत्ति का अधिकार होता है। ये हमें जन्म से ही प्राप्त होता है। तो ये प्राकृतिक के साथ साथ कानूनी अधिकार भी हमें मिले होते हैं। ठीक है, तो ये व्यक्ति की स्वतंत्रता और आर्थिक सुरक्षा का अधिकार होता है। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या, जैसे अभी मैंने ऊपर बताया था कि स्वतंत्रता और जीवन और संपत्ति का अधिकार हमें जन्म से ही मिले हैं। तो ये व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी आर्थिक सुरक्षा का भी आधार होता है। ठीक है, फिफ्थ बात करते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या है कि सिद्धांत के अनुसार अधिकारों का जो मूल्य उनके सामाजिक उपयोगिता में से अधिकार से अधिकतम सुख और न्यूनतम दुख प्रदान करते हैं, जिसमें उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि इनके विचारक कौन कौन है। तो जैरमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल। तो इनकी विशेषताएं देख लेते हैं अभी। विशेषताएं क्या क्या है कि अधिकारों का जो मूल्यांकन है उनके समाज पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर किया जाता है। ठीक है, व्यक्तिगत अधिकार सामूहिक भलाई के अधीन करके किया जाता है। ठीक है, सिक्स्थ है हमारा सार्वजनिक भलाई सिद्धांत, कॉमन गुड थ्योरी। तो इसकी परिभाषा क्या है कि ये सिद्धांत अधिकारों को उस दृष्टि से देखता है जो समाज के सामूहिक हितों और सामाजिक भलाई को प्राथमिकता देता है। ठीक है, विशेषताएं क्या है इनकी कि व्यक्तिगत जो अधिकार है समाज की भलाई के लिए प्रतिबंधित किए जाते हैं। समाज का लाभ व्यक्तिगत अधिकारों से अधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, सेवंथ है अधिकार का हृदय केंद्र सिद्धांत, विल थ्योरी। इनकी परिभाषा क्या है कि इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा और निर्णय लेने की क्षमता से ये जोड़े रखता है उनको। व्यक्ति के पास ये अधिकार होता है कि वो अपने कार्य और निर्णय के लिए स्वतंत्र रूप से जिम्मेदार होता है। वो अपने निर्णय खुद ले सकते हैं। ये अधिकार हमें आर्थिक हृदय केंद्र विल थ्योरी से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी विशेषता देख लेते हैं। विशेषता, अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वायत्तता का संरक्षण करते हैं। व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग अपने विवेक के अनुसार कर सकते हैं। एट्थ है हमारा
सामाजिक न्याय सिद्धांत, सोशल जस्टिस थ्योरी। तो इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार सामाजिक न्याय सामाजिक न्याय समानता को बढ़ावा देने के लिए होते हैं। अधिकारों का उद्देश्य समाज में समान अवसर और संसाधनों का वितरण सुनिश्चित करना होता है। ठीक है, तो सामाजिक न्याय सिद्धांत में यही बताया गया है हमें। इनके विचारक कौन है? जॉन रॉल्स है। ठीक है, विशेषताएं देख लेते हैं इनकी। सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम करने पर जोर दिया जाता है कि जो सामाजिक और आर्थिक रूप से लोगों में भेदभाव किया जाता है तो उसको कम करने के लिए जोर दिया जाता है। अधिकार समानता और निष्पक्षता पर आधारित है। जैसे मैंने अभी बताया कि लोगों के बीच में जो असमानता की जाती है, उनके बीच में भेदभाव जो किया जाता है, उसको दूर करने के लिए हम अधिकार समानता और निष्पक्षता पर आधारित है। मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, सबको एक समान समझना, निष्पक्षता। निष्कर्ष देख लेते हैं इसका। अधिकार के विभिन्न जो सिद्धांत है ये हमें समझने में मदद करते हैं कि अधिकार की जो उत्पत्ति है वो प्राकृतिक उद्देश्य क्या है। ठीक है, और इन सिद्धांतों का उद्देश्य समाज में व्यक्ति समुदाय के बीच एक संतुलन स्थापित करना है ताकि हर व्यक्ति को न्याय, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार प्राप्त हो सके। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं और इसकी प्रकृति और महत्व। तो इस क्वेश्चन में हमें 3 चीज़ों के बारे में बताना है। सबसे पहले है राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है, इसकी प्रकृति क्या है और इसके महत्व के बारे में हमें बताना है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत से हम क्या समझते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत एक ऐसा अध्ययन क्षेत्र है जहां राजनीति, सरकार, राज्य, शक्ति, न्याय, स्वतंत्रता और समानता। ठीक है, राजनीति में सरकार, राज्य, शक्ति, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और अधिकार जैसे महत्वपूर्ण राजनीतिक अवधारणाओं के बारे में बताया जाता है, उनके बारे में बात की जाती है। इसका उद्देश्य ये समझना होता है कि विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं और प्रक्रियाएं कैसे काम करती हैं, वे समाज को कैसे प्रभावित कर रही हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत राजनीति के मूलभूत सिद्धांत और विचारों को बताता है, राजनीतिक व्यवहार और संस्थानों की जांच करता है। ठीक है, ये ना केवल मौजूदा राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में बताता है बल्कि आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण के लिए भी सुझाव देता है। तो राजनीतिक सिद्धांत की जो प्रकृति है वो क्या है, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो राजनीतिक प्रकृति को देख लेते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत की जो प्रकृति है उसके विभिन्न दृष्टिकोण को हम समझ रहे हैं। फर्स्ट है हमारा सामाजिक वैज्ञानिक प्रकृति। सामाजिक वैज्ञानिक प्रकृति इस राजनीतिक सिद्धांत ये सामाजिक विज्ञान और राजनीतिक घटनाओं, उनकी प्रक्रियाओं के बारे में हमें बताता है। ठीक है, सामाजिक राजनीतिक सिद्धांत एक सामाजिक विज्ञान और राजनीतिक घटनाओं और उनकी प्रक्रियाओं के बारे में बताता है, उनका विश्लेषण करता है। ये तथ्य आंकड़ों पर आधारित होता है। इसके माध्यम से राजनीतिक व्यवहार और नीतियों की जो व्याख्या करता है। ठीक है, इसके माध्यम से राजनीतिक व्यवहार और नीतियों की व्याख्या करता है, इसमें ये बताया गया। सेकंड बात करते हैं नियमात्मक प्रकृति। ठीक है, तो राजनीतिक जो सिद्धांत में केवल तथ्यों का विश्लेषण नहीं होता है बल्कि ये आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के लिए मानदंडों, उनके मूल्यों को सुझाव भी देता है। ठीक है, ये न्याय, स्वतंत्रता, समानता जैसे मूल्यों की विवेचना भी करता है। तो नियमात्मक प्रकृति में ये होता है कि इसमें न्याय, समानता, स्वतंत्रता जैसे आदि मूल्यों की विवेचना करता है, उनके बारे में भी बताता है। ठीक है, थर्ड बात करते हैं ऐतिहासिक और दार्शनिक प्रकृति। ऐतिहासिक और दार्शनिक प्रकृति, इसके बारे में बात करेंगे। तो जो राजनीतिक सिद्धांत का जो इतिहास है
वो दर्शन से राजनीतिक सिद्धांत का इतिहास और दर्शन से बहुत गहरा संबंध है। ठीक है, ये विभिन्न दार्शनिक और विचारकों के विचारों और सिद्धांतों का भी अध्ययन करता है। ये ऐतिहासिक संदर्भों में राजनीतिक विचारों के विकास के बारे में भी बताता है कि ऐतिहासिक हमारे जो इतिहास में राजनीतिक विचारों का हमारा कैसा विकास हुआ है। ठीक है, ये उसके बारे में भी बताता है। व्यवहारिक और अनुप्रयुक्त प्रगति तो राजनीतिक सिद्धांत व्यवहारिक राजनीति में लागू होने वाले सिद्धांतों का अध्ययन करता है। यह नीति निर्माण के शासन के संचालन के लिए जनता के व्यवहार को समझने में मदद करता है। और नीति निर्माण, किसी भी चीज़ के लिए हम नीतियाँ बनाते हैं, उसको निर्माण करने के लिए, शासन का संचालन, शासन को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए, जनता के व्यवहार को समझने के लिए हमें मदद करता है। ये जो जनता से हम जो वादे करते हैं चुनाव के वक्त, उन नीतियों को हम पूरी तरह से पूरा कर सकें और उन वादों को भी पूरा करें, इसके बारे में हमें ये बताता है व्यवहारिक अनुप्रयुक्त प्रकृति में। आगे बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांत का महत्व। इस क्वेश्चन में हमें 3 चीज़ें पूछी गई थी। हमने राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है उसको पढ़ लिया, राजनीतिक का प्रकृति महत्व क्या है उसको देख लिया। अब राजनीति का महत्व क्या है वो एक बार देख लेते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का महत्व कई दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। तो हमारा फर्स्ट है राजनीतिक अवधारणाओं की स्पष्टता। ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो जो राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न राजनीतिक अवधारणाओं से स्पष्ट और परिभाषित करता है। ये स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, शक्ति जैसे जटिल अवधारणाओं की समझने में भी मदद करता है। एक बार और देख लेते हैं कि ये स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, शक्ति जैसे जटिल अवधारणाओं को समझने में ये मदद भी करता है। ये विभिन्न राजनीतिक अवधारणाओं को स्पष्ट भी करता है, उनको परिभाषित करता है, उनके बारे में बताता है। ठीक है, तो हमारा सेकंड क्या है कि राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण करना है। चलिए बात करते हैं। ये मौजूदा राजनीतिक संस्थाएं व्यवस्थाओं के बारे में बताता है, उनकी प्रभावशीलता और निष्पक्षता का मूल्यांकन करता है। उनकी प्रभावशीलता और निष्पक्षता मतलब दोनों के बीच मतभेद ना करना, निष्पक्षता से उनका मूल्यांकन की बढ़ता है, उनके बारे में बताता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। और राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक सुधारों, नीतिगत बदलावों के लिए भी हमें सुझाव देता है। ठीक है, आदर्श राज्य की परिकल्पना। तो राजनीतिक सिद्धांत आदर्श राज्य समाज की परिकल्पना करता है और ये सुझाता है कि आदर्श राज्य कैसे कार्य कर सकता है। ये समाज में न्याय और समानता को सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शन, हमें उसके लिए रास्ता भी दिखाता है। ठीक है, सामाजिक न्याय और समानता का संरक्षण, इसको देख लेते हैं। सामाजिक न्याय, समानता का संरक्षण, इन दोनों को देख लेते हैं इसमें कि ये समाज में सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने के लिए हमें मार्गदर्शन करता है। उनके बारे में हम बताता है कि किस तरीके से हमें उस समानता को और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है। राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को समाधान सुझाने में मदद करता है। ठीक है, अगला है नागरिक चेतना का विकास। तो राजनीतिक सिद्धांत नागरिकों में राजनीतिक चेतना और जागरूकता को बढ़ाने में हमारी मदद करता है, ये हमारे लिए सहायक होता है। तो ये नागरिकों को उनके अधिकार कर्तव्य के प्रति जागरूक करता है कि उनके क्या क्या अधिकार हैं, उनके क्या क्या कर्तव्य हैं, उसके प्रति उनके बारे में बताता है, उन्हें जागरूक करता है, उनके सक्रिय रूप से राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए उनको प्रेरित करता है। नेक्स्ट बात करते हैं राजनीतिक स्थिरता और शांति। तो राजनीतिक सिद्धांत समाज में राजनीतिक स्थिरता और शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक सिद्धांत और नीतियों की व्याख्या करता है। ये विभिन्न राजनीतिक विचारकों के बीच समन्वय स्थापित करने में भी मदद करता है। ठीक है, निष्कर्ष देख लेते हैं इसका। तो निष्कर्ष क्या है कि राजनीतिक सिद्धांत एक महत्वपूर्ण अध्ययन क्षेत्र है जो राजनीति समाज की गहरी समझ को प्रदान करता है, इनके संबंध को दिखाता है। राजनीतिक संस्थाएं नीतियां प्रक्रियाओं में विश्लेषण करने
विश्लेषण करने के साथ साथ राजनीतिक सिद्धांत विक्रियाओं के साथ साथ उनके विश्लेषण करने के साथ साथ आदर्श राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना के लिए मार्गदर्शन करता है। इसका प्रकृति बहुआयामी और इसका महत्व समाज में न्याय, समानता और शांति स्थापित करने में इसकी अहम भूमिका भी निभाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, राजनीति को परिभाषित कीजिए और राजनीति के उदारवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोण के बारे में भी हमें चर्चा करनी है। इसमें भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले तो राजनीति के बारे में बताना है, उसकी परिभाषा के बारे में बताना है, और राजनीति की जो उदारवादी और मार्क्सवादी की दृष्टिकोण पे उन लोगों के क्या क्या विचार थे उन सब के बारे में बताना है। चलिए राजनीति की परिभाषा देख लेते हैं। राजनीति की परिभाषा, तो राजनीति के समाज में सत्ता, संसाधनों और निर्णय लेने की प्रक्रिया के प्रबंधन में रूप में ये परिभाषित किया जा सकता है। ये उन गतिविधियों, कार्यों और नीतियों से संबंधित होता है जो सत्ता के वितरण, उपयोग और प्रभाव को नियंत्रित करती है। ठीक है, राजनीति का जो उद्देश्य है वो समाज में सामूहिक निर्णय लेना, विभिन्न हितों के लिए बीच संतुलन स्थापित करना होता है। तो राजनीति की जो परिभाषा है, इसके विभिन्न विचारकों ने अलग अलग दृष्टिकोण से इसके बारे में बताया है। चलिए उनकी विचार देख लेते हैं, क्योंकि क्या क्या दृष्टिकोण है राजनीति की परिभाषा के लिए। अरस्तु ने राजनीति को सर्वोच्च कला कहा है जो राज्य के प्रशासन और नागरिकों के कल्याण से जुड़ी है। डेविड स्टर्न ने राजनीति को सत्ता का प्राधिकारात्मक वितरण भी कहा है। ठीक है, अब इसके उदारवादी दृष्टिकोण देख लेते हैं। राजनीति पर उदारवादी दृष्टिकोण के उदारवादी के क्या दृष्टिकोण थे, उनके क्या क्या विचार थे। तो उदारवादी दृष्टिकोण राजनीति और व्यक्तियों के अधिकार स्वतंत्रता के संरक्षण का एक साधन मानता है। ये दृष्टिकोण लोकतंत्र, कानूनी शासन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर भी देता है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता देख लेते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तो उदारवादी जो दृष्टिकोण में व्यक्तिगत स्वतंत्रता उनके लिए सबसे ऊपरी थी, सर्वोपरि मतलब सबसे पहले थी। ये मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार होता है उनके पास। सबसे पहले यही बताया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों का उपयोग करने का उनके पास अधिकार होता है। तो उदारवादी दृष्टिकोण में व्यक्तिगत स्वतंत्रता सबसे पहले मानी जाती थी। नेक्स्ट बात करते हैं लोकतंत्र और चुनाव। तो उदारवादी राजनीति में लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं जैसे चुनाव जनता की भागीदारी सुनिश्चित करती है। ये मान्यता है कि सरकार जो है वो जनता की इच्छा अनुसार होनी चाहिए। जनता के पास अपनी सरकार चुनने का अवसर होता है। ठीक है, ये चीज़ हमें लोकतंत्र के चुनाव में दी गई है कि जनता के पास अपनी सरकार चुनने का अवसर होता है, वो अपनी सरकार खुद चुन सकती है। थर्ड बात करते हैं संवैधानिकता और कानून का शासन। तो उदारवादी दृष्टिकोण में कानून का जो शासन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये मानते हैं कि सरकार को संविधान और कानून के अनुसार ही चलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप की सीमित भूमिका। तो जो उदारवादी दृष्टिकोण अर्थव्यवस्था में सरकार में सीमित हस्तक्षेप का समर्थन करता है। ये मानते हैं कि जो मुक्त बाजार है आर्थिक विकास और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, इनकी आलोचना है, उदारवादी दृष्टिकोण की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि ये सामाजिक और आर्थिक समानताओं को नज़रअंदाज करते हैं, उनको इग्नोर करते हैं। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सामूहिक रूप से ऊपर रखते हैं। ठीक है, राजनीति पर मार्क्सवादी दृष्टिकोण। अब हम देखते हैं कि राजनीति पर मार्क्सवादी के क्या विचार थे, उनका क्या दृष्टिकोण था।
तो ये मार्क्सवादी दृष्टिकोण राजनीति के वर्ग संघर्ष और सामाजिक आर्थिक संरचनाओं के बारे में देखता है। ठीक है, इनके संघर्ष, सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं के बारे में। ये मानता है कि राजनीतिक सत्ता के नियंत्रण के लिए विभिन्न वर्गों के लिए बीच संघर्ष का ही परिणाम है। तो इनकी मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। वर्ग संघर्ष, तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण में राजनीति की जो समाज के विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष के रूप में देखा जाता है। यह संघर्ष पूंजीपति वर्ग जैसे बुजुर्ग, ठीक है, श्रमिक वर्ग जैसे प्रोलेटारिएट के बीच होता है। ठीक है, प्रोलेटारिएट। ठीक है, राज्य का जो आर्थिक आधार है उसको देख लेते हैं। मार्क्सवादी दृष्टिकोण में राज्य का आर्थिक आधार संरचना एक उपकरण माना जाता है। राज्य का जो मुख्य उद्देश्य है पूंजीपति वर्गों के हितों के लिए रक्षा करना है, मतलब जो बुजुर्ग वगैरह हैं उनके हितों के लिए रक्षा करना है। ठीक है, सत्ता का साधन, मार्क्सवादी विचारधारा में राजनीति सत्ता के साधन के रूप में देखी जाती है जिसे शासन वर्ग नियंत्रण में रखा जाता है। समाजवादी और साम्यवादी समाज का लक्ष्य है। तो जो समाजवादी, ठीक है, जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण का अंतिम लक्ष्य ये वर्ग विहीन समाज की स्थापना है जहां उत्पादन के साधनों की सामूहिक और स्वामित्व और सभी सम्मानों का अधिकार प्राप्त हो, उनको सभी को सम्मान का अधिकार प्राप्त हो। ठीक है, इसकी आलोचना क्या है कि जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण की आलोचना ये कहकर की जाती है कि ये आर्थिक निर्धारणवाद पर अधिक जोर देते हैं। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कम बढ़ावा देता है। ये आर्थिक निर्धारणवाद पे ज़्यादा जोर देता है। ये व्यक्तिगत के स्वतंत्रता, उनके लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के बारे में बात नहीं करते, उनको कम बताते हैं। तो निष्कर्ष क्या है, जो राजनीतिक उदारवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोण में बुनियादी अंतर में बहुत अंतर है। उदारवादी जो दृष्टिकोण है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लोकतंत्र, सीमित सरकारों के हस्तक्षेप पर जोर देता है, जबकि मार्क्सवादी दृष्टिकोण राजनीति के वर्ग संघर्ष, आर्थिक शक्ति के संदर्भ में देखता है। दोनों दृष्टिकोण में राजनीति का प्राकृतिक भूमिका को अलग अलग दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं और समाज को विकास में अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। ये दोनों के बीच में बहुत ही गहरा अंतर है, दोनों अपना अलग अलग कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5th क्वेश्चन है, समानता की जो अवधारणा से संबंधित सिद्धांतों की चर्चा कीजिए और आपके अनुसार इन सिद्धांतों में कौन सी समानता सबसे तात्विक विचारक है। ठीक है, सबसे तात्विक विचारक है। तो समानता की अवधारणा से संबंधित विभिन्न सिद्धांत हैं। समानता एक मौलिक और राजनीतिक और नैतिक अवधारणा है। समानता एक मौलिक, राजनीतिक और नैतिक अवधारणा है जो इस विचार पर आधारित है कि सभी मनुष्य को कुछ मामलों में समान माना जाना चाहिए। विभिन्न सिद्धांतों ने समानता को विभिन्न पहलुओं से समझने और उसे लागू करने के तरीकों को प्रस्तुत किया है। इसके प्रमुख सिद्धांत अभी देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है, राजनीतिक समानता, पॉलिटिकल इक्वलिटी। तो ये सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि सभी व्यक्तियों को राजनीतिक शासन में समान अधिकार और अवसर प्राप्त होने चाहिए। इसके मुख्य तत्व क्या क्या हैं? इसके मुख्य तत्व हैं कि जो प्रत्येक नागरिक को वोट देने का उनको समान अधिकार होना चाहिए, उनको मतदान करने के लिए उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। हर एक प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो या महिलाएं। एंड मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि हम हाँ
मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए जो लोगों के पास जो वोट देने मतदान देने का अधिकार होता है वो उन्हें कब मिलता है, किस एज में मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि सभी के लिए समान कानूनी संरक्षण और कानून के समक्ष समानता मिलती है। ठीक है, महत्व क्या है, ये लोकतांत्रिक शासन के लिए आवश्यक है जहाँ हर व्यक्ति की राय समान रूप से महत्व रखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आर्थिक समानता। तो परिभाषा देख लेते हैं कि यह सिद्धांत आर्थिक संसाधनों और धन के समान वितरण पर बल देता है। मुख्य तत्व है कि गरीबी अमीरी के बीच की खाई को कम करना, जो गरीबी और अमीरी की खाई है वो अभी भी है। ठीक है, रोजगार आय संपत्ति में समानता, सबको रोजगार मिलना चाहिए, सबकी आय बराबर होनी चाहिए, संपत्ति में भी सबको समानता मिलनी चाहिए, इसके बारे में बताता है। इसका महत्व क्या है, एक मिनट, इसका महत्व देख लेते हैं इसका। ये सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने और समाज में आर्थिक समानताओं को कम करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, थर्ड बात करते हैं सामाजिक समानता, सोशल इक्वलिटी। इसकी परिभाषा यह है कि ये सिद्धांत सभी व्यक्तियों को समाज में समान स्थिति और सम्मान देने पर जोर देता है। इसके मुख्य तत्व हैं कि जाति, लिंग, धर्म और नस्ल, जैसे मैंने अभी बताया था कि किसी के साथ जाति, लिंग, आधार या नस्ल के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाता कि ये इस जाति का नहीं, ये ऊंच जाति का, ये नीच जाति का है तो ये मतदान नहीं दे सकते, उनके साथ ये भेदभाव नहीं किया जाता। ये सामाजिक समानता में हमें इक्वलिटी दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये देखिए। ठीक है, अब है सामाजिक अधिकार जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सेवाओं में भी समानता दी गई है। इसका महत्व यह है कि यह समाज में एकता और समरसता को बढ़ावा भी देता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं समान अवसर, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, यह सिद्धांत कहता है कि सभी व्यक्तियों को जीवन में समान अवसर मिलने चाहिए, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, सबको इक्वलिटी की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, उनके लिए शिक्षा का अधिकार हो या रोजगार के अधिकार के लिए हो, उन सबको इक्वलिटी से मिलनी चाहिए अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अब इनके मुख्य तत्व क्या हैं वो देख लेते हैं। शिक्षा, जैसे मैंने बताया, शिक्षा का हो, रोजगार हो या विकास के सम्मान पर अवसर हो, सबको इक्वलिटी से अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो समाज में योग्यता के आधार पर उन्नति का समर्थन। महत्व क्या है, महत्व ये लोगों को उनकी क्षमता और प्रयास के आधार पर आगे बढ़ने के लिए मौका देता है। ठीक है, समान परिणाम, इक्वलिटी ऑफ आउटकम्स। तो इसकी परिभाषा यह है कि यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि सभी व्यक्तियों को जीवन के अंत में समान परिणाम या लाभ प्राप्त होना चाहिए, चाहे उनकी प्राथमिक परिस्थितियां कुछ भी हो। मुख्य तत्व क्या है कि धन हो गया, संसाधन हो गया, सेवाओं का समान वितरण हो गया, मतलब धन भी उनको ये कि जीवन के अंत तक उनको समान परिणाम लाभ प्राप्त होने चाहिए। संसाधन है कि आज हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी ये संसाधन मिल सके। ठीक है, तो धन हो गया, संसाधन हो गया, सेवाओं का समान वितरण हो गया, वो सबको मिलने चाहिए। आगे बात करते हैं सामाजिक और आर्थिक नीतियों के मध्य समानता सुनिश्चित करना है। महत्व क्या है कि ये समाज में असमानताओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसको लागू करने के लिए व्यवहारिक चुनौतियां से भरा जा सकता है। ठीक है, सिक्स्थ बात कर लेते हैं लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी। परिभाषा क्या है कि ये सिद्धांत पुरुष महिलाओं के बीच समान अधिकार है। ये अवसर सुनिश्चित करने पर जोर देता है कि पुरुष और महिलाओं के बीच में भेदभाव ना किया जाए, उन दोनों को समान अधिकार ही दिए जाएं। मुख्य तत्व क्या है कि कार्यस्थल में समान वेतन, जैसे कहीं पर काम कर रहे हैं तो उन दोनों को समान वेतन देना चाहिए, दोनों में कार्यस्थल के वेतन में कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और हिंसा का उन्मूलन। ठीक है, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव कम होने चाहिए और उनके साथ हिंसा का उन्मूलन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं महत्व क्या है कि ये महिलाओं के समाज में समान स्थिति और अधिकार प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।
नेक्स्ट है नैतिक समानता, मॉरल इक्वलिटी। तो इसकी परिभाषा क्या है? यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि सभी मनुष्य को नैतिक और अंतर्निहित मूल्यों में समानता है। मुख्य तत्व है कि प्रत्येक व्यक्ति की जो गरिमा है और सम्मान को समान मूल्य होने चाहिए। नैतिक निर्णय में भी सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। महत्व यह है कि वह मानव अधिकारों और सार्वभौमिक नैतिकता के लिए आधार प्रदान करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है कि सबसे तात्विक विचारक समान अवसर है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो इसकी बात करते हैं कि जो समान अवसर का सिद्धांत है वो सबसे तात्विक और व्यवहारिक लगता है, क्योंकि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज के न्याय के बीच के एक संतुलन को स्थापित करता है। इस विचार पर आधारित है कि सभी व्यक्तियों को समान परिस्थितियों पर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का उनको अवसर मिलना चाहिए। इस सिद्धांत की प्रमुख जो विशेषताएं उनको आगे देख लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। योग्यता आधारित समाज। योग्यता आधारित समाज तो ये सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति की जो उन्नति है, उनकी जो योग्यता है, उनका जो प्रयास कौशल उनके आधार पर हो, उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के कारण। ठीक है, ये यही बताता है कि जो ये सुनिश्चित करता है कि जो व्यक्तियों की जो उन्नति है उनकी योग्यता, उनके प्रयास, उनके कौशल के आधार पर हो, ना कि उनकी सामाजिक या उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि के कारण। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जरूर लिख के आइएगा अगर क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आता है। सामाजिक गतिशीलता। सामाजिक गतिशीलता तो जो इसमें बताया गया है कि समान अवसर समाज में व्यक्तियों को उनको प्रारंभिक परिस्थितियों से ऊपर उठने और अपने जीवन में सुधार करने की संभावना प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रगतिशील नीतियाँ। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है प्रगतिशील नीतियाँ। इस सिद्धांत के आधार पर सरकारें शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं में समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नीतियाँ बना सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है विविधता और समावेशन। तो समान अवसर सभी को उनके व्यक्तित्व और योगदान के आधार पर समाज में शामिल होने का मौका देते हैं, जिससे विविधता और समावेशन का बढ़ावा भी मिलता है। ठीक है, निष्कर्ष क्या है? समानता के विभिन्न सिद्धांत समाज के अलग अलग पहलुओं को ये संबोधित करता है कि उनके प्रत्येक सिद्धांत की विशेषता और महत्व समान अवसर सिद्धांत में सबसे जो अधिक तात्विक लगता है, क्योंकि यह व्यक्ति स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए समाज में न्याय और समानता सुनिश्चित करता है। ये समाज के विकास और प्रगति के लिए मजबूत नींव भी प्रदान करता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक सिद्धांत की क्या विशेषताएं हैं और आज के समय में इसकी प्रासंगिकता की चर्चा कीजिए। हाँ, तो इस क्वेश्चन में बात करेंगे राजनीतिक सिद्धांत की क्या क्या विशेषताएं हैं, आज के समय में हमारी ये प्रासंगिकता क्या है, इनके बारे में विवरण क्या है। तो राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता क्या है वो देख लेते हैं। राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता, राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विचारों, सिद्धांतों और अवधारणाओं का ये अध्ययन करता है। इसका उद्देश्य होता है कि राजनीतिक व्यवस्था, शासन, सत्ता, अधिकार, स्वतंत्रता और न्याय के मुद्दों को समझना, उनके बारे में बात करना, जानकारी प्रदान करना राजनीतिक सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं हमें नीचे दी गई हैं। निम्नलिखित टॉपिक पर अभी हम बात करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्या है? सिद्धांतात्मक, अवधारणात्मक, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत में विभिन्न अवधारणा और सिद्धांतों का विकास किया जाता है, जैसे कि स्वतंत्रता हो गया, समानता हो गया, न्याय, लोकतंत्र, अधिकार। इन अवधारणाओं के अर्थ उनके समाज में लागू होने के तरीकों को ये स्पष्ट करता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि नैतिक मूल्य आधारित, एथिकल एंड वैल्यू बेस्ड। राजनीतिक सिद्धांत में अवसर, नैतिक, अमूल्य आधारित प्रश्नों की चर्चा होती है, जैसे कि
क्या है एक राजनीतिक व्यवस्था न्यायपूर्ण है? क्या ये लोकतांत्रिक सिद्धांतों को पालन करती है? ये सामाजिक समानता, स्वतंत्रता और अधिकारों के बढ़ावा देने के लिए तरीकों का ये विचार करती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ऐतिहासिक सांस्कृतिक संदर्भ, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न ऐतिहासिक घटना और प्राकृतिक परिवर्तनों के साथ जुड़ा होता है। यह ऐतिहासिक अनुभव और सामाजिक संरचनाओं के ऊपर विकसित होता है। इनका राजनीतिक विचारकों पे गहरा प्रभाव भी पड़ता है। समीक्षात्मक, ठीक है, तो राजनीतिक सिद्धांत आलोचनात्मक दृष्टि से राजनीति की जो व्याख्या करता है, ये सरकार, नीतियाँ, संस्थाओं की आलोचना भी करता है। ये समाज में असमानताओं और अन्याय के खिलाफ आवाज़ भी उठाता है। ठीक है, व्यवहारिक अनुप्रयोग। राजनीतिक सिद्धांत केवल सिद्धांत नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य है कि वास्तविक दुनिया में लागू करने योग्य नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण करना, समाज में सुधार के लिए ठोस सुझाव भी देना है। ठीक है, उनके लिए ठोस कदम उठाना। तो वैश्विक दृष्टिकोण है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत न केवल दृष्टीय राजनीतिक वैश्विक बल्कि वैश्विक राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और वैश्विक समस्याओं को भी संबोधित करते हैं, उनके बारे में भी बताते हैं। ये वैश्विक न्याय, मानवाधिकार, पर्यावरणीय समस्याएं और युद्ध संबंधित को भी के ऊपर भी विचार करते हैं। ठीक है, ग्लोबल पर्सपेक्टिव। तो आज के समय में राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता क्या है? तो राजनीतिक सिद्धांत की आज के समय में प्रासंगिकता बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके निम्नलिखित बिंदुओं से हम ये बात स्पष्ट करते हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा। आज के समय में लोकतंत्र, स्वतंत्रता, अधिकारों की रक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजनीतिक सिद्धांत इन मूल्यों को समझने के लिए, बनाए रखने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त करता है। यह नागरिकों को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करता है और ये लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सशक्त करता है। आज के समय में लोकतंत्र समानता और संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये नागरिकों को अपने अधिकार के बारे में जागरूक करता है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सशक्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक न्याय और समानता, सोशल जस्टिस है इक्वालिटी। वैश्विक स्तर पर असमानताओं, भेदभाव और सामाजिक न्याय के मुद्दे जो बढ़ रहे हैं, राजनीतिक सिद्धांत इन मुद्दों पर विचार करता है और विभिन्न समाज में समानता और न्याय के सिद्धांतों को लागू करने के तरीके पर यह चर्चा भी करता है। थर्ड है वैश्विक चुनौतियाँ। तो जो पर्यावरणीय संकट होते हैं, युद्ध होते हैं, आतंकवाद, आर्थिक समानता जैसी वैश्विक समस्याओं के समाधान में राजनीतिक सिद्धांत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसमें यह सिद्धांत वैश्विक न्याय, शांति, पर्यावरण संरक्षण के लिए नीति को विकसित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। संविधान और कानूनी प्रणाली, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल सिस्टम। राजनीतिक सिद्धांत संविधान, कानून और शासन प्रणालियों के बीच विचारकों को समझने में मदद करता है। यह निर्धारित करने में मदद करता है कि कानूनी प्राधिकरण की किस हद तक महत्वपूर्ण और लोकतांत्रिक है, इसमें सुधार की आवश्यकता कहाँ है। ठीक है, नवीन विचार दृष्टिकोण, न्यू आइडियाज एंड पर्सपेक्टिव्स। तो जो राजनीतिक सिद्धांत आधुनिक समस्याओं के समाधान के लिए नए विचार दृष्टिकोण के बारे में बताता है। समाज में बढ़ती समस्याएं और नव उदारवाद और अन्य समकालीन मुद्दों पर नीतियों, उनके विचारों के बारे में बताता है, उनके बारे में विश्लेषण करता है, उनके विचार करते हैं। ठीक है, सार्वभौमिक मानवाधिकार। तो राजनीतिक मानवाधिकार के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में व्याख्या करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। यह एक न्यायपूर्ण और समान समाज बनाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, निष्कर्ष देख लेते हैं। राजनीतिक सिद्धांत आज के समय में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कभी पहले था। न केवल राजनीतिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं को समझने के लिए आवश्यक है, बल्कि ये समाज में सुधार, समानता और न्याय की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए मदद करता है। लोकतंत्र, समानता, सामाजिक न्याय के सिद्धांत के विकास के लिए कार्य करने के लिए राजनीतिक सिद्धांत के लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
जॉन स्ट्रो के न्याय के सिद्धांत और इनकी नारीवादी आलोचना की चर्चा कीजिए। तो जॉन स्ट्रो के न्याय सिद्धांत है कि जॉन स्ट्रो का न्याय का सिद्धांत उनके प्रसिद्ध ग्रंथ ए थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में ये प्रस्तुत किया गया था। रोल्स का उद्देश्य एक ऐसे सिद्धांत को प्रस्तुत करना था जो कभी नागरिकों के लिए न्यायपूर्ण समाज की नींव रखे और उनके न्याय के सिद्धांत की प्रमुख बातें भी निम्नलिखित है, उनके बारे में भी बताया गया है, उनके मेन पॉइंट्स के बारे में। तो देख लेते हैं। रोल्स का कहना है कि न्यायपूर्ण सिद्धांत का जो निर्माण है ये तब संभव है जब लोग एक मूल स्थिति में हो जहाँ पर वो अपने व्यक्तित्व, सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं से अनजान हो। इसका मतलब यह है कि अज्ञानता के पर्दे के पीछे होंगे, यानी उन्हें ये नहीं पता होगा कि समाज में किस स्थान पर होंगे, क्या वे अमीर होंगे, क्या वे गरीब होंगे, क्या वो पुरुष होंगे, क्या वो महिलाएं होंगी, उनकी शारीरिक या उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी, या उनकी स्थिति में कैसी कैसी नीतियाँ और सिद्धांत बनाए जाएंगे। उनको सभी के लिए न्यायपूर्ण, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के भले बुरे के बारे में पूर्वग्रह मतलब उनके बारे में नहीं सोचता है। हर व्यक्ति अपनी भलाई ही चाहता है। ठीक है, तो न्याय के दो सिद्धांत हैं, इसको देखते हैं। रोल्स का कहना है कि लोग अज्ञानता के पर्दे के पीछे रहते हैं। ठीक है, फर्स्ट नियम क्या है हमारा? पहला सिद्धांत समानता स्वतंत्रता। तो प्रत्येक व्यक्ति को समान बुनियादी स्वतंत्रताओं का अधिकार होना चाहिए, जैसे कि स्वतंत्रता की बात करने के लिए, संघ बनाने के लिए, वोट देने के लिए। ये अधिकार ऐसे होने चाहिए जो दूसरों की स्वतंत्रता से टकराए नहीं। ठीक है, स्वतंत्रता की बात करने के लिए, कोई भी संघ बनाने के लिए या वोट देने के लिए, ये दूसरों की स्वतंत्रता से नहीं टकराते हैं, तो ऐसे हमें अधिकार होने चाहिए। जो दूसरा सिद्धांत है वो भेदभाव सिद्धांत है, उसके बारे में बता रहा है। भेदभाव सिद्धांत, ठीक है, तो सामाजिक और आर्थिक असमानताएं भी स्वीकार्य हैं इसमें, जब वे समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लिए फायदेमंद है। इस सिद्धांत में दो उप सिद्धांत शामिल है, इसके बारे में देख लेते हैं। समान अवसर की समानता होनी चाहिए, सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिलने चाहिए, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। भेदभाव सिद्धांत किसी भी सामाजिक या आर्थिक समानताओं के इस शर्त पर अनुमति दी जा सकती है जब वे सबसे कम संपन्न लोगों की स्थिति को बेहतर बनाती है। ठीक है, न्याय के रूप में निष्पक्षता। तो जॉन स्ट्रोल का न्याय सिद्धांत निष्पक्षता के सिद्धांत पर आधारित है। इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि हर व्यक्ति को समान सम्मान और अवसर मिले बिना किसी पक्षपाती रवैये के। इसका मतलब है कि समाज के सभी हिस्सों में समान अवसर, संसाधन और अधिकार वितरित किए जाएं। सबको समान अवसर मिलने चाहिए, सबके लिए संसाधन समान होने चाहिए और सबको अधिकार मिलने चाहिए समान रूप से। तो खासकर ये उन लोगों के लिए सबसे अधिक वंचित है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? रोल्स के न्याय सिद्धांतों की नारीवादी आलोचनाएं क्या है? ठीक है, नारीवादी आलोचना देख लेते हैं कि जॉन स्ट्रोल के न्याय सिद्धांत के व्यापक रूप से ये बताया गया कि नारीवादी विचारक इस पर कई महत्वपूर्ण आलोचनाएं प्रस्तुत करते हैं। और सबसे पहले है लिंग निरपेक्ष परिकल्पना। तो जो रोल्स का जो सिद्धांत है वो लिंग निरपेक्ष, जेंडर न्यूट्रल, अर्थात वे मानते हैं कि सभी व्यक्तियों को समान स्वतंत्रता का अवसर प्राप्त होना चाहिए। उनका लिंग कोई भी हो, लेकिन नारीवादी आलोचनात्मक ये तर्क देते हैं कि रोल्स का जो सिद्धांत है वास्तविक जीवन में लिंग आधारित असमानताओं को नहीं देखता है। समाज में महिलाएं पुरुष के बीच मौजूदा असमानता और भेदभाव का ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का लिंग निरपेक्ष दृष्टिकोण से इन असमानताओं को दूर करने में असफल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बता रहा है कि रोल्स की जो अज्ञानता है, अज्ञानता के पर्दे में संदर्भ आलोचित बताता है कि नारीवादी आलोचकों को ये कहना है कि यदि लोग अज्ञानता के पर्दे के पीछे रहते हुए निर्णय लेंगे, महिलाओं के खिलाफ ऐतिहासिक संरचनात्मक असमानताओं को पूरी तरह से समझने के लिए असफल हो सकता है, क्योंकि इस परिदृश्य में महिलाओं के जीवन की विशेष समस्याओं से हम अनजान होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा घरेलू श्रम और निजी क्षेत्र की उपेक्षा। तो रोल्स के सिद्धांत में मुख्य ध्यान सार्वजनिक क्षेत्र, राजनीति, अर्थव्यवस्था, नागरिक अधिकारों पर है,
लेकिन घरेलू श्रम निजी क्षेत्र का लगभग नज़रअंदाज किया गया है। महिलाओं का अधिकांश समय श्रम घरेलू कामों में जाता है, जिसके लिए ऐसे बच्चों का पालन करना, घर का काम करना, देखभाल करना अधिकतर महिलाओं का समय इन सब में ही चला जाता है। जोन्स रॉय के सिद्धांत इन मुद्दों पर केंद्रित करता है कि और ना ही इससे न्याय के सिद्धांतों के तहत स्थान देता है। नारीवादी आलोचक यही कहते हैं कि घरेलू श्रम परिवार के भीतर होने वाली असमानता न्याय के सिद्धांत में महत्वपूर्ण स्थान पाने के लिए योग्य है। महिलाओं के लिए श्रम आवश्यक है, लेकिन उसे उचित रूप से मान्यता और मूल्य मिलता है। इस प्रकार रॉल्स का सिद्धांत महिलाओं के असमान स्थिति को पूरी तरह से संबोधित नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भेदभाव सिद्धांत की लिंग आधारित आलोचना। तो रॉल्स का जो भेदभाव सिद्धांत है इस बात की अनुमति देता है कि असमानताएं तब तक सही है जब तक कि वे सबसे कमजोर लोगों के लाभ में होती है। लेकिन नारीवादी विचारकों का ये कहना है कि सिद्धांत लिंग आधारित असमानताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। महिला विरोधी असमानताएं समाज में गहरी जुड़ी जमाई होती हैं। ये केवल भेदभाव सिद्धांत में संरचनात्मक असमानता का समाधान नहीं हो सकता है। महिलाओं का समान अवसर और समान स्थिति उनको मिलनी चाहिए, उनको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मूल स्थिति में महिलाओं की आवाज़ का भाव। तो नारीवादी आलोचना तब कई तर्क देता है कि जो रॉल्स की जो मूल स्थिति में महिलाओं की जो आवाज़ है, अनुभवों का जो ध्यान नहीं रखा गया है, क्योंकि न्याय के सिद्धांत का निर्माण पुरुष दृष्टिकोण से किया गया है, इसलिए ये महिलाओं के विशेष अनुभवों की स्थिति की सही समझ को विकसित करने में असमर्थ है, विफल हो गया। ठीक है, निष्कर्ष क्या है इसका? तो रोल्स का जो न्याय सिद्धांत एक आदर्श समाज की परिक्रमा करता है जहां समानता न्याय सुनिश्चित किए जाता है। हालांकि जब नारीवादी आलोचनात्मक ये इंगित करता है कि रोल्स के जो सिद्धांत को लिंग निर्धारित असमानता और घरेलू श्रम की उपेक्षा की वजह से वास्तविकता लागू करने में मुश्किल हो सकता है। इसके लिए न्याय के सिद्धांतों में सुधार की आवश्यकता है। महिलाओं को विशिष्ट समस्याओं और सामाजिक स्थितियों के सही रूप से संबोधित कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या लोकतंत्र और आर्थिक विकास में अनुरूपता है? मतलब दोनों सेम है, उनके बीच में क्या क्या संबंध है, इन सब के बारे में बताना है। ठीक है, रोल्स के न्याय का सिद्धांत एक आदर्शवादी परिकल्पना है जहाँ समानता न्याय सुनिश्चित किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लोकतंत्र में आर्थिक विकास के बीच संबंध सदियों से चला आ रहा है। ये विचारक मानते हैं कि जो लोकतंत्र और आर्थिक विकास है वो एक दूसरे के साथ चलते आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि तानाशाही शासन और गैर लोकतांत्रिक शासन ये अधिक प्रभावी होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हमें अभी तक मिल नहीं पाया है, क्योंकि ये कई कारणों पर निर्भर करता है। तो आगे इसके मुख्य पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो लोकतंत्र और आर्थिक विकास के बीच सकारात्मक संबंध, तो पॉजिटिव इस रिलेशंस क्या हैं? तो जो राजनीतिक स्थिरता और कानून का शासन है, रूल ऑफ लॉ, ये देख लेते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक अधिकार स्वतंत्रता को महत्व दिया जाता है, जिसमें नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने, संघ बनाने, अपने अधिकार की सुरक्षा करने की स्वतंत्रता मिलती है। ये राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा भी देता है और ये आर्थिक विकास के लिए अनुकूल भी होता है। तो स्थिर राजनीतिक स्थिति को निवेशकों की ओर आकर्षित करती है और ये लंबे समय तक आर्थिक योजनाओं के लिए भी उपयुक्त वातावरण तैयार भी करती है। तो लोकतंत्र में कानून का शासन मजबूत होता है, जिससे संपत्ति अधिकार, करार, व्यापारिक अधिकार सुरक्षित रहते हैं और ये आर्थिक गतिविधियों के लिए भी आवश्यक है। नवाचार और उद्यमिता। ठीक है, लोकतांत्रिक देशों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यावसायिक अधिकार के लिए बढ़ावा दिया जाता है, जिसमें नवाचार उद्यमिता को बढ़ावा मिलता है। लोग अपने विचारों और परियोजनाओं को स्वतंत्र रूप से लागू करने के लिए प्रेरित होते हैं। लोकतंत्र में नागरिकों को रचनात्मक स्वतंत्रता मिलती है, जिसमें वे नए विचार, उनके तकनीकों को विकसित करते हैं। इससे आर्थिक विकास में भी मदद मिलती है।
मानव संसाधन विकास, तो लोकतांत्रिक सरकारें शिक्षाएं, स्वास्थ्य आदि अधिक ध्यान देती हैं, जिसमें मानव संसाधनों का भी विकास होता है। एक अच्छी तरह से शिक्षित और स्वस्थ जनसंख्या का भी उत्पादन और उत्पादकों की ओर अग्रसर होती है। ये आर्थिक विकास में भी ये योगदान करती है। लोकतांत्रिक देश में सामाजिक गतिशीलता भी अधिक होती है, जिससे लोग अपनी क्षमताओं और कौशल के आधार पर ऊंचे पदों तक पहुंच सकते हैं। इस प्रकार आर्थिक गतिविधियों पर ये भी योगदान देती है। समावेशी विकास, तो लोकतंत्र में सरकारें अधिक समावेशी नीतियां अपनाती हैं, जो न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देती हैं बल्कि समाज के सबसे गरीब वर्ग को भी लाभान्वित करती है, उनको लाभ भी पहुंचाती हैं। यह आर्थिक विषमताओं कम मदद करने के लिए को कम करने में मदद करता है, जिससे समाज में स्थिरता, एकजुटता बनी रहती है। नेक्स्ट क्या है कि लोकतंत्र और आर्थिक विकास के बीच नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। ठीक है, तो जो राजनीतिक अस्थिरता क्या है। राजनीतिक अस्थिरता, लोकतंत्र में बार बार चुनाव, राजनीतिक पार्टियों के परिवर्तन के कारण कभी कभी राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है, जिससे आर्थिक विकास में रुकावट आ जाती है। चुनावी चक्रों, सरकारों को बदलने, योजनाएं, नीतियों में अनिश्चित रूप से उत्पन्न हो सकती है। ये दीर्घकालिक निवेशकों के लिए ऐतिहासिक कर सकती है, उनको परेशानी पहुंचा सकती है उनको। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं निर्णय लेने में देरी। तो लोकतंत्र में सर्वसम्मति की प्रक्रिया होती है, जिसमें राजनीतिक जो पार्टियां हैं, सरकारें हैं, अन्य हितधारकों के बीच जो सहमति बनानी होती है, ये निर्णय लेने की प्रक्रिया में धीमा कर सकती है, खासकर जब कोई बड़ा और तत्काल आर्थिक निर्णय लेना हो। इसमें तेजी से बदलाव, विदेशी आर्थिक वितरण में धीमी प्रक्रिया आर्थिक विकास का प्रभावित कर सकता है। तो लोकतंत्र सरकार द्वारा जन कल्याण पर अधिक खर्चे क्या है। तो लोकतांत्रिक सरकारों को आमतौर पर लोक लुभान नीतियों को लागू करने के लिए दबाव का सामना करना पड़ता है, जैसे कि अधिक सरकार खर्च, सार्वजनिक कल्याण योजनाएं, सब्सिडी, और जो आर्थिक घाटा है, वित्तीय असंतुलन। ठीक है, वित्तीय असंतुलन का कारण बन सकता है। ये दीर्घकालिक विकास के लिए हानिकारक भी हो सकता है, ये क्योंकि सरकार और अपनी वित्तीय स्थिति बनाए रखने के लिए कठिनाई भी हो सकती है। दूसरा पॉइंट है तानाशाही की तुलना में धीमा विकास। ठीक है, तो कुछ आलोचना का कहना यह है कि तानाशाही शासन में नेता बिना किसी विरोध या राजनीतिक संघर्ष के बढ़े हुए दीर्घकालिक विकासात्मक आलोचनाओं को लागू कर सकते हैं, जबकि लोकतांत्रिक सरकारों को अक्सर चुनावी बातों पर विपक्ष की आलोचनाओं के सामना करना पड़ता है। इस कारण से कुछ देशों में तानाशाही शासन ने तेजी से अधिक आर्थिक विकास की ओर, जैसे कि चीन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप चीन लिख सकते हैं कि चीन है ये। प्रायोगिक उदाहरण, भारत और ब्राजील जैसे लोकतांत्रिक देश में आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास को भी हासिल किया गया है, लेकिन इन देशों में राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार और राजनीतिक परिवर्तन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। चीन जैसा एक उदाहरण है जहां तानाशाही शासन ने तेजी से औद्योगिकरण, आर्थिक विकास, जबकि लोकतांत्रिक देशों ने इन नीतियों को लागू करने में अधिक समय लगाया और संघर्ष भी होता रहा है। चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। लोकतंत्र और आर्थिक विकास के बीच का संबंध बहुत जटिल है। लोकतंत्र में राजनीतिक स्थिरता, मानव संसाधन विकास और समावेशी नीतियां जैसे लाभ होते हैं, जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। हालांकि लोकतंत्र में राजनीतिक स्थिरता, निर्णय लेने में देरी और लोकल लुभावन नीतियां जैसी समस्याएं भी होती हैं, जो आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकती है। ये कहा जा सकता है कि जो लोकतंत्र है, आर्थिक विकास के बीच एक सशक्त संबंध हो सकता है। यदि लोकतांत्रिक सरकारें समय पर फैसले लेने में सक्षम होती हैं, तो पारदर्शिता बनाए रखती हैं, तो भ्रष्टाचार से हम मुक्त हो सकते हैं। इसी प्रकार लोकतंत्र और आर्थिक विकास की जो साझेदारी है, ये सही संस्थात्मक ढांचे और सकारात्मक नीतियों पर भी निर्भर करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता क्या है। इसके नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में अंतर स्पष्ट करना है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम स्वतंत्रता क्या है।
ठीक है। स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति को अपनी इच्छा, विचारों और क्रियाओं के बिना ही किसी बाहरी अवरोध और हस्तक्षेप के करने की स्वतंत्रता कि यह एक राजनीतिक सामाजिक अवधारणा है जो लोकतंत्र मानव अधिकारों के मूल सिद्धांतों में से एक है। लोकतंत्र का अर्थ केवल बिना किसी कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि अपने जीवन के फैसले ठीक है इसको बल्कि अपने जीवन के फैसले उनको आकार देने की क्षमता है। तो नकारात्मक सकारात्मक स्वतंत्रता में अंतर है कि स्वतंत्रता की अवधारणा को समझने में दो प्रमुख दृष्टिकोण से पहचान की गई है, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। इन दोनों पहलुओं को ये दर्शाते हैं जिनके बीच में अंतर है। चलिए उनको देख लेते हैं। सबसे पहले नकारात्मक स्वतंत्रता। तो इसकी परिभाषा है कि नकारात्मक स्वतंत्रता एक तात्पर्य है कि बाहरी हस्तक्षेप बाधाओं से ये मुक्ति है। स्वतंत्रता इस बात पर केंद्रित होती है कि व्यक्ति को किसी और के द्वारा की गई अवरोध या हस्तक्षेप से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। मुख्य विचारक ये है कि ये स्वतंत्रता बाहरी हस्तक्षेप के अभाव को महत्व देती है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी अन्य व्यक्ति की व्यक्ति या सरकार की स्वतंत्रता पर कोई असर ना हो। इसके उदाहरण क्या है कि किसी भी व्यक्ति को अपने धार्मिक आस्था, विचार व्यक्त करना या अपने घर जाने में कोई रुकावट ना हो। यदि किसी व्यक्ति को इन कार्यों में कोई भी बाधा मिलती है तो वे नकारात्मक रूप से स्वतंत्रता माना जाता है। ठीक है। और उनके विचारक क्या क्या है, मतलब कौन है? नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा को आइजिया बेर्लिन जैसे विचारकों द्वारा प्रमुखता मिली है। ठीक है, ये लिख लेना, आइजिया बेर्लिन। ये ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता। तो परिभाषा क्या है सकारात्मक स्वतंत्रता की? सकारात्मक स्वतंत्रता का तात्पर्य है कि व्यक्ति के पास अपने जीवन कार्य को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने की क्षमता। ये स्वतंत्रता व्यक्ति को आत्म-साक्षात्कार, आत्मनिर्णय और आत्म-विकास की क्षमता की ओर जोर देती है। मुख्य विचारक है कि सकारात्मक स्वतंत्रता का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति के पास न केवल बाहरी अवरोधों से मुक्ति हो, बल्कि जो अपनी क्षमता के अनुसार निर्णय लेने के लिए, इच्छा के पालन करने के लिए और अपने जीवन को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए भी अवसर उनको मिलना चाहिए। इसके उदाहरण क्या क्या हैं? जैसे कोई भी व्यक्ति है, अब उच्च शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, उसको स्वास्थ्य अधिकार मिलना चाहिए, उसको रोजगार मिलना चाहिए, तो वह अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंच सकता है। ये स्वतंत्रता उनका आत्मनिर्भरता और विकास के लिए आवश्यक शर्तें प्रदान करती हैं। ठीक है। विचारक सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा को रूसो जैक्यूज और टी.एच. ग्रीन, इन दोनों विचारकों ने प्रस्तुत किया था। ठीक है। नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता पे ये प्रमुख अंतर थे। तो निष्कर्ष क्या है कि नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के बीच यही अंतर दर्शाता है कि स्वतंत्रता केवल बाहरी हस्तक्षेप से मुक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति को अपनी पूरी क्षमता अनुभव अपनी स्वतंत्रता के बीच अंतर दर्शाता है कि स्वतंत्रता केवल बाहरी हस्तक्षेप मुक्ति करने की सीमित नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति को अपनी पूरी क्षमता का अनुभव करने और अपने जीवन को नियंत्रित करने की क्षमता भी है। दोनों प्रकार की स्वतंत्रता समाज के राज्यों के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण और उन्हें संतुलित तरीके लागू करने के लिए भी आवश्यक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नागरिक समाज से आप क्या समझते हैं? वर्तमान समय में नागरिक समाज की अवधारणा क्या क्या है? पुनर्स्थान पर उस पर निबंध लिखना है हमें। तो पहले बताना है कि नागरिक समाज क्या क्या है, वो देख लेते हैं। तो जो नागरिक समाज है, नागरिक समाज उस सामाजिक दृष्टिकोण को कहता है कि जिसमें सरकारें, बाजार, विभिन्न दृष्टिकोण, संघ, संस्थाएं, आंदोलन काम कर रही हैं, संगठनों, समूह का तंत्र है। ठीक है।
जो समाज में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, न्याय, समानता की रक्षा के लिए काम करते हैं। नागरिक समाज का मुख्य उद्देश्य समाज में नागरिकों के अधिकारों के लिए रक्षा करना है, सामाजिक बदलाव लाना है, लोकतांत्रिक शासन की प्रक्रिया को मजबूत बनाना है। तो इसमें जो गैर सरकारी संगठन होते हैं, जो NGOs होते हैं, जो सामाजिक आंदोलन और श्रमिक संघों, सांस्कृतिक, धार्मिक समूह और अन्य नागरिक संगठनों का समावेश भी होता है। तो नागरिक समाज सरकार और राज्यों के बाहर एक स्वतंत्र मंच के रूप में कार्य करती है, जो नागरिकों के हित के संरक्षण के लिए कार्य करती है, उन्हें समाज में सक्रिय रूप लेने के लिए प्रेरित करती है। ये लोकतांत्रिक समाज में सरकार और राज्य के कार्यों पर निगरानी रखने और उनका एक अहम कार्य भी निभाती है। ठीक है, वर्तमान समय में नागरिक समाज की अवधारणा के पुनरुत्थान पर निबंध लिखना है। तो वर्तमान समय में नागरिक समाज की अवधारणा का पुनरुत्थान कई कारण हुआ है। वैश्वीकरण, समाज में हो रहे बदलाव, सामाजिक न्याय की बढ़ती आवश्यकता और नागरिकों की सक्रियता और नागरिकों ने समाज की एक नई दिशा दी है। आज के समय में नागरिक समाज का एक शक्तिशाली ताकत बन चुकी है, जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर प्रभाव डालती है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सशक्त करती है। वैश्वीकरण की बात करते हैं कि वैश्वीकरण और राज्य की भूमिका। ठीक है, वैश्वीकरण के प्रभाव ने राष्ट्रीय सीमाओं को कमजोर किया है और इसने नागरिक समाज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय होने के लिए अवसर दिया है। केवल राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर ही नहीं, बल्कि वैश्विक मुद्दों पर भी नागरिक समाज अपनी आवाज़ उठाता है। जैसे जलवायु परिवर्तन हो गया, मानव अधिकार हो गया, शरणार्थियों का अधिकार हो गया, महिलाओं का अधिकार हो गया, गरीबी निवारण से जैसे मुद्दों पर नागरिकता समाज संगठन, NGOs हो गया और सामाजिक आंदोलन का जो प्रभाव बढ़ा है, इनके परिणाम स्वरूप है नागरिक समाज राज्य के अतिरिक्त एक सक्रिय भूमिका भी निभाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक आंदोलन का प्रभाव। तो आज के समय में विभिन्न सामाजिक आंदोलन के माध्यम से नागरिक समाज में अपनी शक्ति प्रभाव को साबित किया जाता है। उदाहरण के रूप में जैसे मीटू आंदोलन और ब्लैक लाइव्स मैटर, फ्राइडे फॉर फॉर्च्यून जैसी घटनाएं दिखाई जाती हैं। जैसे नागरिक समाज में जन जागरूकता पैदा करने की महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है और ये आंदोलन राज्य और समाज महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए सक्षम हुए हैं। ठीक है, डिजिटल तकनीकी क्रांति और नागरिकी समाज की भूमिका। तो डिजिटल तकनीकी और सोशल मीडिया के विकास ने नागरिक समाज के पुनर्स्थापन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, और अब नागरिक समाज संगठनों और अपनी आवाज़ उठाने के लिए प्रारंभिक मीडिया पर भी निर्भर नहीं रहते हैं। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, जैसे ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे नागरिकों के लिए एक मंच प्रदान किया गया है, जिससे वे अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, सामाजिक आंदोलन की गति को दे सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म से नागरिक समाज को आंदोलन को वैश्विक रूप से फैलाने के लिए अवसर भी प्रदान किया जाता है। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन में नागरिक समाज का महत्व। तो लोकतांत्रिक समाज में नागरिक का पुनर्स्थापन लोकतंत्र की मजबूती के महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। नागरिक समाज लोकतंत्र की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि ये नागरिकों को राजनीतिक रूप से सक्रिय बनाती है और शासन के खिलाफ समाज उठाने का अवसर प्रदान करती है। नागरिक समाज के माध्यम से जन सामान्य के शासन में हिस्सेदारी मिलती है और वे अपने अधिकारों के रक्षण के लिए संगठित हो सकते हैं। ये सरकार को जिम्मेदार और पारदर्शी करने में मदद भी बनाती है। मानव अधिकार और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में योगदान। ठीक है, तो नागरिक समाज ने मानव अधिकार और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मानव अधिकार उल्लंघन हो गया, महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा हो गया, जातिवाद, लिंग भेद, मतलब पुरुष और महिलाओं में मतभेद करना, लिंग भेद और जैसी भावनाएं, सामाजिक असमानताओं के खिलाफ नागरिक समाज ने संघर्ष किया है। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से नागरिक समाज ने शरणार्थियों के अधिकार, मूलभूत शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी जोर दिया है। आत्मनिर्भरता और सामूहिक शक्ति। तो
नागरिक समाज संगठनों में समाज के सबसे कमज़ोर वर्गों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये संगठन गरीब, दलित, आदिवासी, महिलाएं और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा करने में मदद करती है। इसके साथ साथ ये नागरिक समाज में स्वयंसेवी कार्यों के माध्यम से अपने संसाधनों को जुटाया और समुदायों को सशक्त किया है। निष्कर्ष देख लेते हैं। नागरिक समाज का पुनर्स्थन आज के समय में अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। इसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए नागरिक समाज एक सशक्त मंच बन चुका है। सामाजिक आंदोलन हो गया, डिजिटल तकनीकी हो गया, मतलब ट्विटर, फेसबुक, इन सब के माध्यम से वो डिजिटल से अपने बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, वैश्वीकरण के प्रभाव से इस पर अधिक प्रभावशाली बना दिया गया है। भविष्य में नागरिक समाज का प्रभाव और भी बढ़ेगा, क्योंकि समाज में न्याय और समानता और मानव अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए कार्य करता है। इसके माध्यम से ये सशक्त और समावेशी समाज का दिशा की ओर बढ़ाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्याय से क्या तात्पर्य है और न्याय पर जॉन रॉयल ने क्या विचार की समीक्षा की थी। पहले हम बात कर लेते हैं न्याय क्या है। ठीक है, ठीक है, न्याय एक बुनियादी सामाजिक सिद्धांत है जो समाज में सिद्धांत, निष्पक्षता और अधिकारों की सुरक्षा करने पर उसके ऊपर आधारित है। न्याय का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकार, कर्तव्य और सामाजिक स्थितियों के अनुसार उचित सम्मान व्यवहार मिलना है, और ये सुनिश्चित करता है कि समाज के प्रत्येक सदस्य को एक समान अवसर संरक्षण मिले, भले ही उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति कुछ भी हो। न्याय का उद्देश्य यही होता है कि असमानताओं को कम करना, समाज में एक ऐसा वातावरण उत्पन्न करना जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके। ठीक है, न्याय की परिभाषा, ठीक है, न्याय की परिभाषा को लेकर विभिन्न विचारकों ने अलग अलग दृष्टिकोण रखे हैं, लेकिन ये सभी सिद्धांत इसी बात पर सहमत है कि न्याय का उद्देश्य समाज में समानता और निष्पक्षता की स्थापना करना है। तो जॉन रॉय के न्याय पर विचार देख लेते हैं। जॉन रॉय 20वीं शताब्दी के प्रमुख अमेरिकी राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने न्याय के सिद्धांत पर महत्वपूर्ण कार्य किया था। रॉल्स ने अपनी प्रसिद्ध कृति ए थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में न्याय के सिद्धांत को स्पष्ट किया था, जिसे व्यापक रूप से रॉयल्स का न्याय सिद्धांत, रॉयल थ्योरी ऑफ जस्टिस के नाम से भी जाना जाता है। इनके न्याय का सिद्धांत समानता और न्याय संगत वितरण और सामाजिक सहयोग पर भी आधारित है। ठीक है, रॉल्स के न्याय के सिद्धांत के कुछ प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं, वो बताने हैं। तो अवस्थागत स्थिति, ओरिजिनल पोजीशन और परिलक्षित पर्दा। ठीक है, वेल ऑफ इग्नोरेंस। तो रॉल्स का अवस्थागत स्थिति एक काल्पनिक स्थिति है जिसमें लोग सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संदर्भों से स्वतंत्र हुए निर्णय लेते हैं। वे ये मानते हैं कि यदि लोग एक निष्पक्ष, समान और न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए सहमति पर पहुंचने के लिए स्थिति अपनाते हैं, ठीक है, और वो अपनी व्यक्तिगत विशेषताएं जैसे जाति, धर्म, लिंग, इस शारीरिक स्थिति आदि से परे जाकर निर्णय लेंगे। तो परिलक्षित पर्दे का विचार इस स्थिति से जुड़ा है कि जिसमें लोग अपनी व्यक्तिगत स्थिति, पक्षपाती प्रभावों से अनजान रहते हुए निर्णय करते हैं। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि लोग निर्णय लेते समय अपनी व्यक्तिगत स्थिति जैसे अमीर, गरीब होना उसका ध्यान में ना रखें, ताकि उनके निर्णय निष्पक्ष और समान हो सके। रॉल्स के अनुसार ये पर्दा सुनिश्चित करता है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय के सिद्धांत सभी के लिए सामान्य रूप से लागू हो। ठीक है, न्याय के दो सिद्धांत हैं। रॉल्स के न्याय के सिद्धांत के दो प्रमुख पहलू हैं। जो हमारा प्रथम सिद्धांत है इक्वलिब्रिटी, तो रॉल्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को समान स्वतंत्रता अधिकार मिलना चाहिए। तो स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, मतदान का अधिकार, ये सिद्धांत स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करता है। समाज में किसी भी प्रकार की
उत्पीड़न को रोकता है। तो द्वितीय जो हमारा सिद्धांत है ये न्याय संगत वितरण है, डिफरेंसिस प्रिंसिपल है। ये सिद्धांत कहता है कि यदि सामाजिक और आर्थिक असमानताएं हैं तो केवल सभी स्वीकार्य हैं जब वो सबसे गरीब और कमजोर वर्ग के हित में हो। इसका मतलब ये है कि यदि समाज में कोई असमानताएं उत्पन्न होती हैं तो उसका लाभ समाज के सबसे निचले वर्ग के लिए होना चाहिए, ताकि समान रूप से समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक और आर्थिक असमानताओं का न्याय संगत उपचार। तो रॉल्स के अनुसार सामाजिक और आर्थिक असमानताएं तब तक स्वीकार्य हैं जब तक कि वे समाज के सबसे गरीब और वंचित वर्गों के लिए लाभ पहुंचाती हैं। इसका उद्देश्य सामाजिक सहयोग के सिद्धांत को बढ़ावा देना है, जहां लोग मिलकर अपने प्रयासों और संसाधनों का समुचित उपयोग करते हैं, आधुनिक न्यायपूर्ण समान समाज की स्थापना भी करते हैं। ठीक है, जॉन सॉयल के न्याय के सिद्धांत की समीक्षा। तो रॉल्स का जो न्याय का सिद्धांत है ये कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, प्रभावशाली है, लेकिन इसके आलोचनात्मक ये भी कह रहे हैं कि जो सकारात्मक पहलू क्या है कि जो समानता और निष्पक्षता है। रॉल्स का जो सिद्धांत समानता निष्पक्षता पर बल देता है, जिससे एक न्यायपूर्ण समाज उसकी ओर नींव रखता है। रॉल्स ने यह सुनिश्चित किया है कि समाज के सबसे कमजोर वर्ग की बराबरी को अवसर मिले, तो कोई भी लोकतांत्रिक समाज के लिए आवश्यक है। लोकतांत्रिक समर्थन। रॉल्स के सिद्धांत की लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बढ़ावा देता है। यह समाज में समान अवसर प्रदान करता है, लोगों को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचा सकता है। सहमति, सामाजिक सहमति। रॉल्स के सिद्धांत में सामाजिक सहमति की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये सुनिश्चित करता है कि लोग अपनी व्यक्तिगत स्थिति स्वार्थों से परे जाकर निर्णय ले लें। ठीक है, नकारात्मक पहलू क्या है इसके? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सीमा। तो कुछ आलोचनात्मक मानते हैं कि रॉल्स का जो सिद्धांत है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बहुत अधिक सीमित करता है। उनके अनुसार यदि समाज के सबसे कमजोर वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए असमानता स्वीकार हो तो वह स्वतंत्रता के उल्लंघन जैसा हो सकता है। ठीक है, इसके आर्थिक दृष्टिकोण है कि जो आलोचनात्मक कहते हैं कि रॉल्स का जो सिद्धांत है वो आर्थिक असमानताओं को पूरी तरह से समाप्त नहीं करता है। उनके अनुसार सामाजिक आर्थिक असमानताएं हमेशा मौजूद रहेंगी और रॉल्स के सिद्धांत इन असमानताओं को पूरी तरह से समाप्त करने का कोई ठोस रास्ता नहीं प्रदान कर सकते हैं। निष्कर्ष क्या है कि जॉन सॉयल का न्याय सिद्धांत आज भी राजनीतिक सामाजिक विचारकों पर एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके सिद्धांत में न्याय के दोनों पहलू जैसे समान स्वतंत्रता, न्याय संगत वितरण, इनको एक साथ सम्मिलित करता है। हालांकि इस सिद्धांत के कुछ आलोचकों ने इसमें कुछ सीमाएं भी बताई हैं, कुछ लिमिटेशन बताई हैं कि ये स्पष्ट होता है कि रॉल्स ने न्याय को एक सशक्त और समावेशी तरीके से परिभाषित किया है जो समाज में समानता निष्पक्षता को स्थापना करने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिकारों की परिभाषा करनी है, अधिकार के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या भी करनी है। तो अधिकारों के बारे में ऊपर भी बताया था, इसकी सिद्धांतों के बारे में एक बार देख लेते हैं। अधिकार वे दावा विशेषताएं हैं जिन्हें व्यक्ति अपने समाज या राज्य से प्राप्त करते हैं। अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मान, श्रमिक जरूरतों की सुरक्षा के लिए होते हैं। अधिकार व्यक्ति की सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी स्थिति को सुनिश्चित करते हैं। अधिकार प्राकृतिक हो गया, कानूनी हो गया, सामाजिक रूप से मान्यताएं प्राप्त हो सकते हैं। सम्मानित अधिकार दो प्रकार के होते हैं, मानव अधिकार, कानूनी अधिकार। ठीक है, मानव अधिकार, तो ये मानव अधिकार वो अधिकार होते हैं जो सभी मनुष्यों को जन्मजात रूप से मिलता है, जैसे जीवन का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, समानता का अधिकार हो गया। ठीक है, कानूनी अधिकार जो हमें कानून द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। तो ये अधिकार उस विशेष कानूनी प्रणाली के द्वारा निर्धारित होते हैं जो किसी देश में लागू होती है। ऐसे अधिकार संविधान द्वारा या कानूनी द्वारा निर्धारित होते हैं, जैसे वोट देने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट है अधिकारों के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या करनी है। तो अधिकार के जो विभिन्न सिद्धांत हैं इन बातों की व्याख्या है कि अधिकार किस प्रकार उत्पत्ति, उनकी प्रगति और उनके अस्तित्व की किन परिस्थितियों में वैध माना जाता है। उनके प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। प्राकृतिक सिद्धांत। प्राकृतिक सिद्धांत के अनुसार अधिकार सार्वभौमिक रूप से व्यक्ति के रूप की किसी भी मान्यता, नियम सरकार के द्वारा नहीं दिए जाते हैं। ये अधिकार मनुष्य को जन्म से प्राप्त होते हैं, जिसमें जीवन हो गया, स्वतंत्रता हो गया, संपत्ति का अधिकार हो गया। इन सिद्धांतों को जॉन लॉक द्वारा मुख्य रूप से प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, मुख्य विचार है
अधिकार प्राकृतिक रूप से व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं, उन्हें सरकार या किसी अन्य सत्ता से अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये जो जन्म का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, संपत्ति का अधिकार हो गया, ये मनुष्य को जन्म से ही मिले हैं। कानूनी सकारात्मक सिद्धांत, तो कानूनी सकारात्मक सिद्धांत के अनुसार अधिकार केवल कानून के द्वारा बनाए जाते हैं, किसी सामाजिक या कानूनी प्रणाली में लागू होते हैं। ये अधिकार केवल उस समाज के कानूनों और नियमों के तहत सामान्य होते हैं जिसमें बैथमैन, जॉन एस्टीन ऐसे सिद्धांतों को प्रमुख समर्थक है, मुख्य विचारक हैं कि अधिकार किसी राज्य या कानूनी प्रणाली द्वारा मान्यताएं प्राप्त होती हैं। अगर कोई कानून किसी अधिकार को निर्धारित करता है वह मान्य होता है। ठीक है, समझौते का अधिकार, समझौते का सिद्धांत यही मानता है कि अधिकार एक सामाजिक समझौते से उत्पन्न होता है, यानी व्यक्तियों ने एक समाज में सामूहिक रूप से स्वीकार किया है कि कुछ अधिकारों को बनाए रखना है। ये सिद्धांत थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जीन्स जैक्स रूसो के द्वारा प्रस्तुत भी किया था। इनके मुख्य विचारक क्या क्या हैं? तो अधिकार केवल तभी अस्तित्व में आते हैं जब व्यक्ति एक समझौते के तहत अपनी व्यक्तिगत अवसरों को हद तक त्याग कर एक सामूहिक व्यवस्था में शामिल होते हैं। ठीक है, उपयोगितावादी, ठीक है, उपयोगितावादी के अनुसार अधिकारों का जो अस्तित्व है समाज के कुल कल्याण के अधिकतम करने के लिए जॉन स्टुअर्ट मिल और जेरेमी बेंथम ने इस प्रस्तुत किया है कि इस सिद्धांत में माना जाता है कि किसी भी विशेष अधिकार से समाज का कुल कल्याण बढ़ता है और उस अधिकार को वैध माना जाता है। मुख्य विचारक हैं कि अधिकारों का जो मूल्य समाज में दी गई है भलाई के आधार पर उनको आंका जाता है। अगर किसी अधिकार को समाज को अधिक लाभ होता है तो वो उसे मान्यता दी जाती है। क्षमता सिद्धांत, ये सिद्धांत अमर्त्य सेन और मर्था नुसाव द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इनके अनुसार अधिकारों को केवल स्वतंत्रता संसाधनों के अधिकार के रूप में नहीं देखा जाता बल्कि इस रूप में देखा जाता है कि व्यक्ति को जीवन में अधिक से अधिक अवसर प्राप्त करने की क्षमता हो। मुख्य विचार है कि अधिकारों का मूल्य इस बात पर आधारित है कि व्यक्तियों को क्या क्या अवसर प्रदान होते हैं और उन्हें जीवन की किस गुणवत्ता की प्राप्ति में मदद मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है समूह अधिकार सिद्धांत। ये सिद्धांत ये मानता है कि अधिकार केवल व्यक्तियों की सीमित नहीं होते बल्कि कुछ समूह को भी विशेष अधिकार मिलते हैं। ये अधिकार जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा के आधार पर हो सकते हैं, जैसे कि आदिवासी समुदाय, महिलाएं और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकार। मुख्य विचार है कि समूह अधिकार सुनिश्चित करते हैं कि विशेष समुदाय के अधिकारों की रक्षा की जाए ताकि वह समाज, संस्कृति और राजनीतिक रूप से पहचान और सुरक्षा प्राप्त कर सके। वितरणात्मक न्याय और अधिकार, तो वितरणात्मक न्याय सिद्धांत ये मानता है कि अधिकारों का जो निर्धारण है ये इस आधार पर किया जाता है कि समाज, संसाधनों और अवसरों के वितरण कैसे किया जाता है। जॉन रॉल्स और रॉबर्ट नोजिक के सिद्धांतों ने अधिकारों को सामाजिक और आर्थिक वितरण से जोड़ा है। मुख्य विचार क्या है कि अधिकार ये सुनिश्चित करते हैं कि संसाधनों का जो वितरण है वे एक निष्पक्ष, न्यायपूर्ण तरीके से किया जाए और इससे समाज में समानता और न्याय की स्थिति उत्पन्न हो। निष्कर्ष है कि अधिकारों का जो सिद्धांत है हमें समझाने में मदद करता है कि किस प्रकार उत्पन्न होते हैं, उनका सामाजिक और कानूनी महत्व क्या है, उन्हें कैसे लागू किया जाता है। विभिन्न सिद्धांतों को ये स्पष्ट करता है कि अधिकार केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता तक सीमित नहीं होते बल्कि ये समाज और उनके विभिन्न पहलुओं से भी जोड़े रखते हैं। इसमें से प्रत्येक सिद्धांत समाज की विभिन्न ज़रूरतों और आदर्शों के अनुरूप अधिकारों को प्रभावित भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप इस विचार से सहमत है कि संरचनात्मक भेदभाव और निष्पक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है? कारण बताना है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसकी बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। संरचनात्मक भेदभाव, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का उद्देश्य यह है कि समाज के उन वर्गों के विशेष अवसर के बारे में प्रदान करता है जो ऐतिहासिक रूप से, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित रहे हैं। इन्हें न्यायपूर्णता सिद्धांत के संदर्भ में समझने के लिए हमें देखना है कि क्या क्या भेदभाव निष्पक्षता के बढ़ाने में सहायक है, ठीक है, और उसे कैसे नुकसान भी पहुंचाता है। संरचनात्मक भेदभाव और निष्पक्षता के सिद्धांत के बीच संबंध। निष्पक्षता का अर्थ समझना है।
ठीक है। निष्पक्षता का सामान्य अर्थ है समान अवसरों की उपलब्धता, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के अधिकार प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिए। इसका मतलब ये है कि सभी को एक जैसा उपचार मिले, ठीक है, एक जैसी शिक्षा मिले, लोगों को विशेष मदद या अवसर प्राप्त हो। ऐतिहासिक रूप से ये वंचित रहे, लेकिन ताकि वे सामान्य रूप से प्रतिस्पर्धा कर सकें, ठीक है। संरक्षणात्मक भेदभाव का उद्देश्य उन समाजों को विशेष सहायता देना है जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से पिछड़े जा रहे हैं। और ये वंचित समुदाय जैसे अनुसूचित जातियां हो गई, अनुसूचित जनजातियां हो गई और अन्य पिछड़ा वर्ग जो उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विशेष अवसर प्रदान करता है। और ये असमानताओं को कम करने के लिए एक स्थायी उपाय है। संरचनात्मक भेदभाव और निष्पक्षता का सामंजस्य। समान अवसर के लिए समान उपचार। तो संरचनात्मक भेदभाव का मूल उद्देश्य समान अवसरों को संयोजन करना है। यदि हम किसी समान अवसर को प्रदान करना चाहते हैं तो कुछ असामान्य व्यक्तियों को की आवश्यकता होती है, जैसे कि आरक्षण या विशेष योजनाएं, ताकि पिछड़े वर्गों को समान अवसर मिल सके। बिना इन विषयों के उपायों के, ताकि वर्ग बाकी समाज के मुकाबले हमेशा पिछड़े रह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि निष्पक्षता का सिद्धांत केवल समान उपचार का नहीं बल्कि समान अवसरों के लिए है। इसलिए असमान उपचार जैसे आरक्षण असमानताओं को समाप्त करने के लिए भी आवश्यक हो सकता है और इसे निष्पक्षता के सिद्धांत के अनुरूप भी माना जा सकता है। ऐतिहासिक असमानताओं को सुधार करने का उपाय। तो संरचनात्मक भेदभाव का उद्देश्य यही है कि ऐतिहासिक असमानताओं को सुधारना है। जब समाज में एक समूह ने लंबे समय तक भेदभाव को झेला है तो उसे समान अवसरों का लाभ प्राप्त करने में अधिक समय और सहायता की आवश्यकता होती है। इसलिए संरचनात्मक भेदभाव एक सुधारात्मक उपाय के रूप में देखा जाता है। यह एक ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करता है और समाज में वास्तविकता समानता सुनिश्चित करने की दिशा में काम करता है, ठीक है। संविधान और सामाजिक न्याय। तो भारत जैसे देशों में संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही ये भी माना गया है कि पिछड़े वर्गों को विशेष रूप से सहायता दी जाए ताकि समाज में सामान्य रूप से शामिल हो सके। यही कारण है कि संरचनात्मक भेदभाव को संविधान रूप से मान्यता प्राप्त हो। और ये स्पष्ट होता है कि सामाजिक रूप की प्राप्ति के लिए निष्पक्षता केवल समान उपचार नहीं है बल्कि असमान अवसरों को दूर करने के लिए एक असमान उपचार की आवश्यकता है। संरचनात्मक भेदभाव और निष्पक्षता का उल्लंघन। हालांकि संरचनात्मक भेदभाव के पक्ष में कोई तर्क नहीं है, फिर भी कुछ लोग इसे निष्पक्षता का उल्लंघन मान सकते हैं। प्रतियोगिता में असमानता। संरचनात्मक भेदभाव ये आरोप लगा सकता है कि यह प्रतियोगिता में असमानता पैदा करता है। यदि कुछ समूह को विशेष रूप से लाभ दिया जाता है तो ये अन्य लोगों के लिए असमान हो सकता है और जो समान अवसरों को के हकदार हो सकते थे। हालांकि उस विचार इसलिए कम मजबूत है क्योंकि संरचनात्मक भेदभाव को उद्देश्य समान अवसर देना है। यह असमानता को दूर करने के लिए अस्थायी उपाय है। लंबी अवधि में असमानताएं। संरचनात्मक भेदभाव का उद्देश्य अस्थायी रूप से समानताओं को समाप्त करना है। अगर लंबे समय तक ये जारी रहता है तो यह असमानताओं को बढ़ा सकता है, लेकिन जब तक ये समयोचित सीमा में लागू की जाए तब वे समाज में समानताओं को बढ़ावा देता है। निष्कर्ष ये है कि मैं इस विचार से सहमत हूँ कि संरचनात्मक भेदभाव निष्पक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। संरचनात्मक भेदभाव एक सुधारात्मक उपाय है जो ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करने के लिए किया जाता है और समाज में वास्तविक समानता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है और समाज में असमानताओं को प्राप्त करने और हर वर्ग को समान अवसर प्रदान करने की दिशा में काम करता है जो निष्पक्षता के सिद्धांत के अनुरूप है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है अभी किन्हीं 2 पे संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। मैंने 2 पे करनी है, इसमें 4 दिए गए हैं, चारों के बारे में बताया है, आप चारों को देख लीजिएगा, ठीक है। हमारा जो फर्स्ट है शक्ति और राजनीति। तो शक्ति और राजनीति आपस में गहरे से रूप से जुड़े हुए हैं। शक्ति का अर्थ है किसी पर प्रभाव डालना या किसी नियंत्रित करने की क्षमता, जबकि राजनीतिक प्रक्रिया है इसके माध्यम से शक्ति का अधिग्रहण वितरण प्रयोग किया जाता है। राजनीति में शक्ति का प्रयोग समाज के विभिन्न वर्गों और समूहों के बीच संसाधन निर्णयों को नियंत्रित स्थापित करने के लिए किया जाता है। राजनीति में शक्ति का उद्देश्य केवल सत्ता में बने रहने
बल्कि समाज के विकास और न्यायपूर्ण संचालन के लिए इसका ही सही उपयोग करना भी है। ठीक है। जेंडर और समानता। तो जेंडर वह सामाजिक सांस्कृतिक निर्माण है जो पुरुष और महिलाओं के बीच भेद करता है, जबकि समानता का तात्पर्य है कि सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार और अवसर मिले। जेंडर का समानता से मतलब है कि पुरुष और महिलाओं को समान अवसर, अधिकार और कर्तव्यों को हिस्सा दिया जाए बिना उनके लिंग के आधार पर या किसी प्रकार के भेदभाव पर। ठीक है। ये एक ऐसी सामाजिक आदर्श है जिसमें सभी जेंडर का समान और सम्मान और स्वीकृति मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट है सेंसरशिप। तो सेंसरशिप वो प्रक्रिया है जिसमें किसी विचार, सूचना या सामग्री को सरकारी अथवा निजी स्थानों द्वारा इस आधार पर प्रतिबंधित किया जाता है समाज के लिए हानिकारक तहत लागू होती है। सेंसरशिप के पदों तक किया जाता है कि समाज में अनुशासन बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है, जबकि इसके विरोध में यह कहा जाता है कि स्वतंत्रता और विचारकों की अभिव्यक्ति पर अनुसूचित प्रतिबंध लगाती है। लास्ट है विलगाव। विलगाव का मतलब है कि किसी समूह या व्यक्ति का समाज किसी अन्य समूह से अलग होना या दूर होना। यह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या राजनीतिक स्तर पर हो सकता है। विलगाव सामाजिक रूप से हानिकारक हो सकता है, लेकिन इससे किसी व्यक्ति, समुदाय का समाज के मुख्य धारा से बाहर कर दिया जाता है, जिससे उनके अधिकार, अवसर तक सीमित रह सकते हैं। हालांकि कुछ मामलों में विलगाव आत्मनिर्भरता या व्यक्ति स्वतंत्रता के रूप में भी देखा जा सकता है। ये लास्ट क्वेश्चन है। मैंने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। इनको एक बार एग्ज़ाम देने से पहले देख लीजिएगा। PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी, वहाँ से आप PDF को पढ़ लीजिएगा। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम का मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में उस पर अपलोड कर दूँगी।